यहाँ और किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। चलो, सभी बच्चे उम्मीद है आगे होंगे, कुछ बच्चे आज एब्सेंट रहने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे आगे की जो कारिका है, कोई बात नहीं निशा, आगे की कारिका है कि कैसे अव्यक्त जो है कार्य करता है, कैसे जो अव्यक्त से जो 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये बुद्धि के अपने अलग लक्षण है, पंच ज्ञानेंद्रियों के अपने अलग लक्षण है, पंच कर्मेंद्रियों का अपना अलग कार्य विशेष है, पंच तन्मात्राओं का अलग अलग कार्य। जैसे कि एक ही फैमिली में, ठीक है, मान लीजिए ए और बी माता पिता है, इनसे उत्पन्न होने वाले जो है मान लीजिए ई एफ जी एच, 4 बच्चे हैं इनके। ठीक है, तो क्या आप बताइए कि चारों के लक्षण एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? चारों के खाने पीने का स्टाइल या उनका सोच विचार क्या एक जैसा होता है या अलग अलग। अलग 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 होता अलग होते हैं अलग सर। अलग होते हैं। है? चलो बहुत इन माता और पिता भी अलग के लक्षण और विचार भी अलग अलग ही होते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अव्यक्त है, यानी जो माता पिता, मान लीजिए यहाँ पे अव्यक्त यानी प्रकृति, ठीक है, प्रकृति से जो उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व हैं, ये 23 तत्व क्या है, अभी क्या है अपने तत्वों से, यानी बुद्धि जो है अहंकार से अलग है, अहंकार जो है पंच ज्ञानेंद्रियों से अलग है। नोट कर लीजिएगा जिनका भी माइक म्यूट नहीं है। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार से आपको पता चलता है कि जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व हैं, ठीक है, 23 तत्व बिल्कुल प्रत्येक क्या अपने अपने आप से अलग है, एक विशेष है, किस आधार पर आपको अंदाजा लगता है? हाँ, कोई बताना चाहेंगे कि 23 तत्व जो उत्पन्न होते हैं, 23 तत्व जो है विशेष है, और 23 तत्व का जो है विशेषता बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, किस आधार पर आपको लगता है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाले जो संतानें हैं बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करते? तो सबका अपना विचार है, सबका अपना पसंद है। हाँ, कोई अंदाजा ऐसा? भैया वो त्रिगुणात्मक होते हैं ना, इसलिए क्या 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 विषय? त्रिगुणात्मक होती है ना हर चीज, इसलिए किसी में अगर सत्व ज्यादा है तो उसका व्यवहार अलग होगा, किसी में रज ज्यादा है तो उसका व्यवहार अलग होगा, हाँ किसी में एग्जैक्टली, तम अधिक है, बहुत किसी में बढ़िया। तम अलग ज्यादा है तो सारा उसका व्यवहार अलग होगा। हाँ बहुत सुंदर विशाल। तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति विशेष में जो है सत्व गुण अधिक हो जाता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, रजोगुण ज्यादा हो जाता है तो उसका व्यवहार अलग हो जाता है, तमस गुण ज्यादा रहता है। यानी सारा खेल किस पे चल रहा है? त्रिगुण पे, यानी गुणों के आधार पर जो है प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व हैं सबकी अलग अलग विशेषताएं हो जाती है। ठीक है ना? तो आप माता पिता से उत्पन्न होने वाले संतान से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो कारिका में वर्णन किया जा रहा है कि जो अव्यक्त की जो कार्यशैली है, कैसे उनसे उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व है बिल्कुल अलग अलग हमें दिखाई देता है, अलग अलग प्रतीत होता है, सबके अपने पे एक विशेष विशेषता है जो एक दूसरे से कभी भी जो है मैच नहीं करता है। ठीक है, चलो इसी कारिका को अब यहाँ पे समझते हैं। दीपिका पढ़िए इसे, दोनों कारिकाओं को। ये कारण मास अव्यक्तम विशेष कर सकते हैं। अव्यक्तम। हाँ। हाँ हाँ ठीक है। परिवर्तते त्रिगुणतः समुदाय च हम्म, परिणामतः सलीलवत् प्रति गुणा आश्रय विशेषार्थ। बहुत बढ़िया। अब देखिए अव्यक्त को विशेष कैसे बनाता है। ठीक है, प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषार्थ, यानी अव्यक्त जो है गुणों को आश्रित बनाकर, गुणों को आधार बनाकर जो है विशेष हो जाता है। ठीक है, अलग अलग जो है विशेष विशेष तत्वों को उत्पन्न करता है। किसके समान? परिणामतः सलीलवत, ये एक यहाँ पर उपमा दिया गया। इससे पहले भी आपने कई उपमा देखा होगा, प्रदीपवत वृत्ति। ठीक है, याद आ रहा है? इससे पहले हमने किसके संदर्भ में प्रदीपवत अर्थतो वृत्ति, याद आ रहा है किसके संदर्भ भैया में? त्रिगुण त्रिगुणात्मक का बहुत 14वीं कारिका में ही था, हाँ, ये बहुत 14वीं कारिका में था। बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक क्या उपमा दिया जा रहा है कि परिणामतः सलीलवत। अब सलील शब्द का क्या अर्थ होता है? जल। जल। तो जिस प्रकार से जल, अब यहाँ पे कोई बताना चाहेंगे कि ये उपमा क्यों दी जा रही है कि अव्यक्त के जो 3 प्रकार के जो गुण है उनको आधार बनाकर जो है अलग अलग जो है तत्वों को उत्पन्न करता है, जैसे जल के समान। इसका क्या मतलब, जल समझ पा रहे हैं? जल जल अपने आकार में ही अपना परिवर्तन कर लेता है। अगर गिलास में डाला जाए तो गिलास की तरह हो जाता है, और इस तरीके से कुछ
ओके, चलिए कुछ आपने अलग बताया। हाँ, कोई और बताया? जैसे जल का गुण क्या है कि किसी भी चीज को चिपका लेना, अच्छा, मतलब कि अपने में मिला लेना। तो उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि हाँ। पानी की जैसा ये भी है, जल के जैसा ही है, चलिए जो आश्रय कर मतलब चिपका लेते हैं अपने से। ठीक है। कोई और बताना चाहेंगे इस पे, नितिन के अलावा? और मैं बताऊं भैया? विशाल के अलावा कोई और बताएंगे? इसका मतलब आप लोगों ने कारिका पढ़ा नहीं, आगे चीजें मतलब आप सभी सभी मतलब कुछ बच्चों को छोड़कर, ठीक है, कारिकाओं का अध्ययन करके नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब। हाँ, मैंने आप लोग को शुरू में ही बोला है, आप लोग कारिकाओं को पढ़ के आइए, कोशिश कीजिए समझ के भी आने के लिए। एक एक पद विशेष जो है यदि घर से पढ़ के आएंगे, फिर यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद घर जाके रिवाइज करेंगे, तो एक ही चीज को 3 बार पढ़ेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सभी कोई पढ़ के आइए प्लीज, ठीक है ना। तो सिर्फ यदि आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, फिर घर पे भी रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चों जो पढ़ के आइए, टाइम दीजिए पढ़ाई के लिए और सीरियसली होकर पढ़ाई कीजिए। और ये एक ऐसा सिलेबस है कि यदि आप इस पे अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, ठीक है, तो आपको संस्कृत रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होंगे फ्यूचर में, आने वाले समय में, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। DRF निकलना ना निकलना अलग बात है, ठीक है, लेकिन इतना आपको सिखा देगा ये नेट लैब का जो सिलेबस है, यदि आप फोकस होकर पढ़ेंगे तो, कि कहीं भी आप जो है, आपको यदि बोलने के लिए कहा जाएगा ना कि चलिए इस टॉपिक पे बोलिए ये क्या है, तो आप चुप नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये नेट लैब का सिलेबस जो है एक बहुत ही एक स्टैंडर्ड लेवल का एक सिलेबस है। अच्छे से एक एक शास्त्र को पढ़िए, बहुत ज्ञान आपको हो जाएगा जब आप पूरे कोर्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, घर से पढ़ के आना पड़ेगा, समझना होगा चीजों को, ठीक है ना। आगे से जो है सभी बच्चे पढ़ के आइए, समझ के आइए, फिर यहाँ पढ़िए, फिर क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, फिर घर पे जाके रिवाइज कीजिए। और संडे को आप लोगों का टेस्ट है। भैया बताऊं? हाँ विशाल, चलिए बताइए। भैया, जल की विशेषता होती है कि जल में जो रंग जैसा रंग डाला जाता है ना, वो वैसा हो जाता है। तो क्या होता है कि व्यक्ति में क्या होता है कि जो गुण अधिक होता है वह व्यक्ति भी वैसा ही हो जाता है। चलो, आपने भी कुछ बताया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो बातें भी ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आकाश लोक से, ठीक है, एक ही टाइप का जो है जल बारिश होता है, ठीक है, एक ही टाइप का जो बारिश जो होती है आकाश लोक से, मान लीजिए पृथ्वी लोक है, यहाँ आते 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 जो है, क्या प्रत्येक जल जो है, जो जल है, ठीक है, अलग अलग पौधों में, ठीक है, आम में भी क्या है, रस होता है, ठीक है, नींबू में भी रस होता है, ठीक है, ठीक है। एक ही जल जो है अलग अलग इसके रूप हो जाते हैं, जैसे आकाश लोक से एक ही प्रकार के जल उत्पन्न होता है, एक ही टाइप की वर्षा होती है, लेकिन पृथ्वी लोक आते 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 प्रत्येक जीव में, प्रत्येक पेड़ पौधों में, उससे उत्पन्न होने वाले फलों में उसके टेस्ट जो रस है वो एक प्रकार के क्या जल ही है, रसों में अंतर हो जाता है, ये यहाँ पे जो है, ठीक है। और रही बात वो जल का जो है पात्र में डाल देने से, ठीक, वो भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, रंग वाला भी दे सकते हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक जो नेचुरल चीजें हैं उसके आधार पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक ही आकाश लोक से बादल से उत्पन्न होने वाले जो जल है या बारिश का जो पानी है, ठीक है, पृथ्वी लोक पे आते आते अलग अलग पौधों में जो है उससे उत्पन्न होने वाले अलग अलग प्रकार के जो फल हैं उसका टेस्ट क्या अलग अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार से प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो भी 23 प्रकार के तत्व हैं, वो भी जो है गुणों के आधार पर, किसी में तीनों गुण का मिश्रण होता है, किसी में सिर्फ और सिर्फ सत्व गुण की प्रधानता होता है, किसी में रजस गुण की प्रधानता होता है, किसी में जो है तमस गुण की प्रधानता होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस 23 प्रकार के तत्वों में कौन सा गुण प्रधान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से एक ही जल जो है पृथ्वी लोक पे आते आते जो है उसके अलग अलग आकार, अलग अलग रस या अलग अलग स्वाद में बदल जाता है, उसी प्रकार से कारणम अर्थात अव्यक्त भी जो है प्रवर्तते, प्रवृत्ति यानी या उसकी ओर जाता है, किसकी ओर, त्रिगुणतः, 3 प्रकार के गुणों के प्रति जो है जाता है। समुदयात, कभी जो है उस समूह में, कभी क्या करता है समूह में, यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, देखो
इस वाले डायग्राम को देख के क्या लग रहा है आपको? इसमें तीनों गुण आपस में मिले हुए हैं या अलग अलग है? सर मिले हुए मिले हैं। हुए हैं ना? मिले बहुत बढ़िया। तो प्रकृति क्या करता है, कभी कभी जो है तीनों प्रकार के गुणों से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर एक 23 प्रकार के तत्व में से किसी तत्व विशेष का निर्माण करेगा। प्रकृति कभी कभी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सत्व गुण को ग्रहण करता है। प्रकृति कभी कभी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रजस गुणों को स्वीकार करता है। प्रकृति कभी कभी क्या करता है, सिर्फ तमस गुणों को स्वीकार करता है। या फिर कभी कभी सत्व और तमस इन दोनों को मिश्रण बनाया गया, या फिर सत्व और रजस को, जितना भी आप इसमें दो या दो का पेयर बना के या तीनों का पेयर बना के या सिर्फ सिंगल सिंगल का भी पेयर बनाकर भी क्या करता है, 23 प्रकार के तत्वों को उत्पन्न करता है। यहाँ पे जो कारिका ये कहना चाहती है कि किस प्रकार से जो है जो प्रकृति है, मूल प्रकृति अर्थात अव्यक्त जो है, तीनों गुणों को जो आश्रय बनाकर जो है तो उससे जो एक विशेष प्रकार के 23 प्रकार के तत्व उत्पन्न करते हैं। कभी क्या करते हैं, समूह में, समुदाय का मतलब समूह में, ग्रुप में जो है प्रकृति क्या करते हैं, तीनों गुणों को आश्रित करके अपने ऊपर जो है उसे ग्रहण करके अलग अलग जो है 23 प्रकार के तत्वों को उत्पन्न करता है। या फिर कभी कभी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ किसी एक विशेष गुण को ग्रहण करके एक विशेष तत्व को उत्पन्न करता है। किसके भांति? परिणामतः सलिलवत, उस जल के भांति, जैसे एक ही जल जो है पृथ्वी लोक पे आते आते अलग अलग जो है टेस्ट में, स्वाद में बदल जाता है, उसी प्रकार से प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व हैं, गुणों के आधार पे जो उनकी विशेषताएं भी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये कारिका नीचे वाली दे दी जाएगी, ठीक है। ये किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, तो ये अव्यक्त के संदर्भ में कहा जा रहा है। गुण का मतलब यहाँ पे कौन सी गुण की बात की जा रही है, तो तीनों प्रकार के गुणों की बात की जा रही है। या फिर ये ग्रीन वाला दे दिया जाए, परिणामतः सलिलवत, ये कोटेशन किसके लिए है, किसकी उपमा दी जा रही है, तो अव्यक्त की दी जा रही है, अव्यक्त की यहाँ पे तुलना की जा रही है, उससे उत्पन्न होने 23 तत्व की बात की जा रही है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कारिकाओं में जहाँ पे उपमा की बात की गई हो, ठीक है, या फिर कोई जो है सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया हो, या फिर कोई जो है विशेषण पद दिया गया हो, इस प्रकार से इस कारिका में जो अव्यक्त से उत्पन्न होने वाले जो 23 प्रकार के तत्व हैं, उन 23 प्रकार के तत्वों में किस प्रकार से जो गुण है, 3 प्रकार के गुण अपना रोल अदा करता है। कभी जो है समूह में तीनों प्रकार के गुणों को स्वीकार करता है प्रकृति, या फिर कभी कभी जो है किसी विशेष गुण को स्वीकार करता है। कि सत्व गुण से जो है सिर्फ और सिर्फ बुद्धि को बना देगा, रजस और तमस से सिर्फ और सिर्फ अहंकार को उत्पन्न कर देगा। यानी एक ही 3 प्रकार के गुणों को ही आधार बनाकर प्रकृति क्या करता है, 23 प्रकार के अलग अलग तत्वों को उत्पन्न करता है। ये कारिका समझ में आया आप लोग को, या कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें? क्लियर है सर। क्लियर है? मैं पूछूंगा कल आप लोग का टेस्ट भी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलो क्लियर है तो सर, हाँ बोलो। सर कल मेरा एग्जाम है वो नॉर्थ ईस्ट सेट का। सर कल हमारे भी इंटरनल्स है, मतलब परसों, तो सर कल हम लोग भी क्लास भी अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल का टाइम बचेगा संडे का, तो प्रिपरेशन भी करेंगे हम लोग। अच्छा, मंडे को ले सकते हैं। नहीं डीओ में जो इंटरनल का जो पेपर हो रहा है, तो आप लोग एक दिन पहले प्रिपरेशन करते हैं? नहीं सर, पहले से की हुई है, लेकिन ना रिवाइज भी करना है ना, तो थोड़ा काव्य प्रकाश की है फर्स्ट पेपर, इसलिए बाकी कारिका तो वैसे भी 4th सेमेस्टर में है ही है। जी सर, जी सर, ये भी है। अब बताओ है सर ले लेंगे 1 घंटे की कोई। सर नेक्स्ट संडे सर 2 घंटे का रख लो सर टेस्ट को। चलो सर नेक्स्ट संडे। चलो ठीक है। सर कोई बात नहीं, एग्जाम देके आने के बाद रिवाइज कर लेंगे। ऐसा कर लो। चलो मैं ज्यादा बच्चों पर लोड नहीं डालूंगा अभी। बीच में अपकमिंग वीक जो भी होगा ना, उसमें कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले लूंगा, ठीक है ना। अभी आप लोग इंटरनल दे लो, ठीक है। तो इंटरनल के बाद मैं कभी भी बिना बताए टेस्ट ले लूंगा, जिसके लिए जो आप सभी तैयार रहेंगे। फिर उस टाइम ये आप लोग कहना कि सर टेस्ट है या फिर पोली हो रहा है, जो भी, ठीक है ना। चलो जी सर। हमने देखा यहाँ पे कि किस प्रकार से जो प्रकृति है 3 प्रकार के गुणों को आधार बनाकर जो है, उसके आश्रय बनाकर जो है इस प्रकार के तत्वों को उत्पन्न करता है। अब यहाँ तक जो है 16वीं कारिका तक जो है प्रकृति की सिद्धि हो जाती है। प्रकृति या उससे उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व उनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ से जो है पुरुष, ठीक है, यानी पुरुष का मतलब आत्मा। अब यहाँ पे आत्मा की सिद्धि की जा रही है। अब आत्मा की सिद्धि करने के लिए कौन कौन से कारण है, कौन कौन से फैक्टर है, तो एक एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यदि आपने पहले की कारिकाओं को याद होगा तो अब यहाँ पे आप इजीली से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए नितिन बाबू पढ़िए इसे। जी भैया।
संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तिश्च। क्या मतलब, कोई बताना चाहेंगे नितिन विशाल के अतिरिक्त? उज्जवल आपके अतिरिक्त, हाँ, तो बताना चाहेंगे कि ये कार्य का क्या अर्थ क्या है? सामने बताना चाहोगे, इस पे कुछ बोलोगे? इसका सार हाँ, इसका बोलो सार बोलो। ये भैया कि जितना भी जो संघात परार्थत्वात है, हाँ। जो ये सब समूह है, ये सब एक तरीके से पुरुष के उपभोग के लिए ही है। समूह किसके, कौन सा समूह, ये बताइए किस समूह की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? संगात का मतलब जैसे चलिए, इसका हाँ, जैसे 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 जो ईट मसाला और ये सब इकट्ठा होके एक घर बनते हैं, तो इसको मैं जो उदाहरण दिया रहा था जब कारिका पढ़ा था, तो उसमें इकट्ठा होके वो घर बनते हैं, परंतु अपना पुरुष ही उसका उपभोग करता है। तो यहाँ से इसके संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात, त्रिगुणादि से तीनों गुणों से भिन्न जो विपरीत हैं। चलो यहाँ एक चीज बस उसमें कुछ छूट रहा है। आपने एग्जाम्पल तो सही बताया, लेकिन एक चीज उसमें मिस हो रहा है, कोई बताएंगे प्रभात ने क्या मिस किया उसमें? एग्जाम्पल आपने बिल्कुल सही दिया, लेकिन यहाँ पे कारिकाओं के हिसाब से उसका अर्थ क्या होगा? हाँ, कोई और बताएंगे? विशाल बताओगे? जी भैया, हाँ बताओ। बता सकता हूँ, बताऊं? बताइए बताइए। पंच महाभूतों का जो संघात है होता है, यानी कि ये शरीर होने से, इस शरीर का मतलब अधिष्ठाता होने से त्रिगुण का जो है त्रिगुण जो है त्रिगुणों का विपर्य होने से, और भोक्तृत्व भावात होने से, केवल्य का निमित्त होने से, और अधिष्ठाता होने से पुरुष की सिद्धि होती है। चलो आपने अच्छा कोशिश किया विशाल। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, इस कारिका में जो है पुरुष का मतलब आत्मा को कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है? एक तरफ माइंड में आप प्रकृति को जरूर ध्यान रखना, ठीक है, और इससे उत्पन्न होने वाले 23 तत्व को ध्यान रखना, ठीक है? ये पुरुष हो गया। पुरुष का क्या क्या नाम है? तो पुमान या ज्ञ, ये सब इसके नाम है। अब देखिए यहाँ पे, ये जो 23 तत्व उत्पन्न हुए हैं प्रकृति से, जो 23 प्रकार के जो तत्व उत्पन्न हुए हैं, ये किसके लिए, ये इसका प्रयोग कौन करेगा, इसका यूज कौन कर सकता है? पुरुष करेगा ना। ऐसा तो नहीं कि बुद्धि स्वयं ही खुद का प्रयोग कर लेगा या यूज कर लेगा, या फिर पंच ज्ञानेंद्रिय, ठीक है? तो इसको यूज करने के लिए, इसका प्रयोग करने के लिए किसी न किसी एक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? वो तत्व क्या है? पुरुष है। इसमें जो एक शब्द है संघात परार्थत्वात्, ठीक है? संघात शब्द का मतलब होता है समूह, ठीक है? परार्थ का मतलब, पर का मतलब दूसरा, अर्थ का मतलब के लिए, दूसरे के लिए। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो भी 23 प्रकार के तत्व हैं, वो किसके लिए यूजफुल होंगे? वो पुरुष के लिए यूजफुल होंगे, ठीक है? यानी प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 23 तत्वों का जो मालिक होगा, कौन होगा? ये पुरुष होगा, ये पुमान होगा, या फिर ज्ञ, या फिर आत्मा। इसलिए पहला लक्षण क्या दिया गया, पहला हेतु दिया गया है संघात परार्थत्वात्, यानी समूह, यानी 23 प्रकार के तत्वों का जो समूह है वो किसके लिए होता है? दूसरे के लिए होता है। दूसरा का मतलब यहाँ पे पुरुष के लिए होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए इस संसार में जो राशन है, खाने पीने का जो सामान है, किसके लिए होगा? इंसानों के लिए होगा, जीव जंतुओं के लिए ही होगा ना। उसी प्रकार से प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 23 प्रकार का तत्व है, उसका यूज कौन करेगा? पुरुष, यानी वो आत्मा या फिर पुमान या ज्ञ करेगा। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? क्योंकि एक एक शब्द विशेष इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है आप लोग सभी को, या कहीं इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप सभी? जी भैया क्लियर है। सबको क्लियर है? चलो तो बताओ डिम्पल, जो मैंने अभी कहा सर क्लियर। इसको क्लियर करो। संघात परार्थ क्या मतलब इसका?
डिम्पल। मेरे संघात से ये है कि जो क्या बोलते हैं, जो संघात जब जिसके हमें एक घर बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए होता है, ये चूना जो भी सामान चाहिए होता है, सीमेंट वगैरह, उससे जो उत्पन्न जो हमारा घर वाला बनेगा जिसको हम यूज करेंगे, वो उसका यूज पुरुष ही करेगा उसका यूज। हाँ, एग्जाम्पल आपने बिल्कुल सही दिया। उसी प्रकार से ऐड कर लेना, उसी प्रकार से जो 23 तत्व उत्पन्न हुए हैं प्रकृति से, उसका हाँ यूज जी कौन भैया, करेगा? वो पुरुष ही मैं कर पुरुष सकता करेगा उसका है। यूज। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। एग्जाम्पल जो है आप बिल्कुल सही दिया आपने, वही एग्जाम्पल प्रभात ने भी दिया, बस प्रभात ने ये चीज मिस किया था। ठीक है प्रभात, चलो जी सर। ये हो गया, यानी संघात परार्थ, यानी जो उत्पन्न होने वाली जो चीजें हैं, जो उत्पन्न हो चुकी हैं, जो व्यक्त चीजें हैं 23 प्रकार के पदार्थ, वो किसके लिए होगा? दूसरे के लिए हो। दूसरा कौन है? वो पुरुष होगा। ये हो गया पहला हेतु जिसके द्वारा पुरुष की सिद्धि हो जा रही है। दूसरा हेतु है त्रिगुणादि विपर्यात। अब बताइए कि पुरुष में 3 प्रकार के गुण पाए जाता है या नहीं? पुरुष में, आत्मा नहीं में सर। नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नहीं भैया, प्रकृति में। प्रकृति में। और प्रकृति और उसके प्रकृति जो में या उससे तत्व उत्पन्न होने वाले तत्वों में। अव्यक्त प्रकृति या मूल प्रकृति या प्रधान। मूल प्रकृति चलो, प्रधान। बहुत बढ़िया, आप लोग तो रिवीजन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो, यानी दूसरा लक्षण यहाँ पे दिया है, दूसरा हेतु दिया है त्रिगुणादि विपर्यात, यानी तीनों गुण उसमें पाए नहीं जाते। इससे भी जो है पुरुष की क्या होती है? सत्ता सिद्ध हो रही है। ठीक है। संघात परार्थत्वात्, इससे भी पुरुष की सिद्धि हो रही है। तीसरा अधिष्ठानात्, मालिक, इसका क्या मतलब? बताओ, कौन बताना चाहेंगे कि कैसे पुरुष जो है सभी चीजों का स्वामी है? भैया स्वामी इसलिए है क्योंकि वो ना उनका जो है उपभोग कर सकता है। प्रकृति का उपभोग नहीं कर सकती, किंतु पुरुष उसका उपभोग कर सकता है, उनका प्रयोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है, इसलिए उनका अधिष्ठान है। हाँ, बहुत बढ़िया। अधिष्ठानात मतलब प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व है, बुद्धि से लेकर पंच महाभूत, वो स्वयं अपने आप को तो यूज नहीं करेगा। ठीक है। यानी बुद्धि खुद का प्रयोग तो खुद के लिए नहीं करेगा, या पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है, या पंच कर्मेंद्रिय, या अहंकार, या पंच महाभूत, खुद का प्रयोग तो खुद के लिए करेगा नहीं। ठीक है। तो उसका यूज करने वाला कौन होगा? पुरुष होगा। यानी सबका मालिक कौन हो गया यहाँ पे? पुरुष है। यानी 23 तत्वों का जो अधिष्ठाता है, स्वामी है, यूज करने का जिसका अधिकार है, किसके पास होगा? उस पुरुष के पास होगा। इस आधार पर जो है पुरुष क्या हो गया? पुरुष की सत्ता सिद्ध हो रही है। ठीक है। चौथा है भोक्तृभावात। किस प्रकार से पुरुष जो है 23 प्रकार के तत्वों को भोग करने वाला कौन हो सकता है? कौन को एक चेतन तत्व ही हो सकता है, ऐसा तो नहीं। अचेतन तो कभी भी जो है किसी वस्तु विशेष का भोग नहीं कर सकता है। चेतन युग जिसमें चेतना होगी वही क्या करे? किसी सामान इत्यादि को, या भोज्य पदार्थ को, या भोग्य करने वाली चीजों को खा सकता है ना, या उसका सेवन कर सकता है। तो पुरुष क्या है? भोक्तृभावात, भोग्य करने वाली वस्तुओं का, यानी 23 प्रकार के तत्वों को भोग करने वाला कौन हो सकता है? वो पुरुष हो सकता है। ये चौथा रीजन है। चलिए, केवल्यार्थ प्रवृत्ति किस प्रकार से पुरुष की हो सकती है, इसे डिफाइन करे कोई। तो किस गुण के आधार पे हो रही है, ये भी बताना है। कैसे जो है पुरुष की आत्मा जो है केवल्यार्थ प्रवृत्ति, केवल्यार्थ यानी मोक्ष के लिए प्रवृत्ति हो सकती है। कौन बताना चाहेंगे? सर बुद्धि से होती है, ज्ञान से। ज्ञान से। तो कैसे आपको पता चल रहा है कि पुरुष में जो है केवल्यार्थ प्रवृत्ति है? तो केवल्य का अर्थ क्या होता है? भैया हाँ, दे दूं? मोक्ष। मोक्ष। ठीक है। तो मोक्ष सांख्य कारिका के अनुसार क्या है? 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति होना। निवृत्ति होना। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के दुख कब होते होंगे किसी व्यक्ति विशेष में? जब उसमें 3 प्रकार के गुण होते होंगे। ठीक है। तभी उन्हें सुख दुख या मोह जैसा अनुभव होता होगा। ठीक है। तो पुरुष में क्या 3 प्रकार के गुण होते हैं क्या? नहीं नहीं होता ना। यानी 3 प्रकार के गुण पुरुष में होता ही नहीं है। इस आधार पर जब किसी प्रकार का गुण होता ही नहीं है, इसलिए उसे न सुख का अनुभव होता है, न दुख का अनुभव होता है, नहीं मोह का अनुभव होता है। इस आधार पर जो है केवल्यार्थ प्रवृत्ति, यानी किसी प्रकार के जो है उन्हें न सुख का, न दुख का, न मोह का, यानी 3 प्रकार के गुणों का जो है होता ही नहीं। इस आधार पर जो है क्या हो जाए? उन्हें मोक्ष की प्राप्ति या फिर केवल्यार्थ के लिए प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस आधार पर जो है पुरुष की या आत्मा की सिद्धि हो रही है, जिनमें जो है पहला रीजन है संघात अर्थात,
दूसरा जो है केवल्यार्थ प्रवृत्ति, यानी तीन प्रकार गुण उसमें दिखाई देता ही नहीं है। जब 3 प्रकार गुण नहीं है तो उन्हें 3 प्रकार के दुखों के भी उसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इस आधार पर जो है केवल्य की प्रवृत्ति होती है। सभी 23 प्रकार के तत्वों का क्या है, वो स्वामी है, अधिष्ठाता है। सभी 23 प्रकार के तत्वों का भोक्ता करने वाला है। ठीक है, और उसमें 3 प्रकार के गुण बिल्कुल होता ही नहीं है। इस आधार पर जो पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। कि 5 हेतु यहाँ पे याद रखना है आप सभी को। किसको किसको याद हो गया है 5 प्रकार के हेतु जो जिसके द्वारा पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। किसे किसे याद हुआ? भैया मुझे। चलो, विशाल को हो गया है, मुझे भी। नितिन को हो गया, और किससे हुआ? क्या? दीपिका सर को हो गया। मुझे भी। जी सर। आरती, आज भी ट्रेन में हो या घर पहुंच गए? सर घर पहुंच गई मैं सर, कल ही आ गई थी नाइट को। तो बताओ फिर याद हुआ कि नहीं हुआ 5 प्रकार के हेतु जिसके सर द्वारा? हो गया याद। तो बताओ आरती, हैं? या दाल बाटी चूरमा खा रही हो अभी? नहीं सर, वो गोवर्धन पूजा के टाइम बनता है। दिल्ली मतलब वैसे तो राजस्थान का वो फेमस डिश है, तो एक आध बार तो बनता ही होगा आप लोग के यहाँ भी। जी सर, बीच में कभी बना लेते हैं, वैसे फेमस है राजस्थान में ना सर। हम लोग भी 2 दफे गए थे, बहुत जबरदस्त लगा था। एक बार जी उदयपुर सर। गए थे, एक बार जयपुर गए थे। चलिए, तो बताइए आरती, 5 प्रकार के जो हेतु है उनमें से कोई 2 हेतु का नाम बताइए जिसके द्वारा पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। सर एक तो हो गया त्रिगुणादि विपर्यास, जो 3 गुण है उनके विपरीत है, और एक है अधिष्ठानार्थ। चलिए, बहुत बढ़िया। सामने मुझे ये बताइए, जो आरती ने बताया इसके अतिरिक्त कोई एक हेतु और? केवल्यार्थ केवल्यार्थ प्रवृत्ति, बहुत बढ़िया। और भातृभावार्थ करके था एक। निहारिका क्या है? 3 तो हो गया, चौथा पांचवा बताओ। सर एक भोक्त भावात और एक संघात परार्थात। बहुत बढ़िया, ठीक है। और अधिष्ठानार्थ, ये 5 हेतु है जिसके द्वारा जो है क्या करते हैं, पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। ये चीजें याद रखेंगे, आगे आपको यूज होगा। अब यहाँ पे जो है अगली जो कारिका है, अब यहाँ पे पुरुष की जो संख्या है बहुत है। ऐसा नहीं कि पुरुष की संख्या 1 है, जैसे प्रकृति की संख्या 1 है, व्यक्ति की संख्या अनेक है। ठीक है, उसी प्रकार से पुरुष की संख्या क्या बहुत है, आत्मा क्या बहुत है। जैसे आपने तर्क संग्रह तर्क भाषा में भी पढ़ेंगे कि प्रत्येक शरीर के आधार पर जो है आत्मा की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो सपना इस कारिका को पढ़ो। हाँ सपना। सर जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् योगपत् प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुतं सिद्धं त्रैगुण विपर्जयत्। सपना सो रहे हो या सपना देख रहे हो? ना हो? चलो देखो यहाँ पे पुरुष की बहुत्व का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऊपर वाले में भी जो है उसमें जो है आपको पुरुष की सत्ता सिद्ध करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो बारीकी से एक एक शब्द को देखिएगा क्या ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, भोक्ति भावात की जगह कई बार जो है भोक्ति अभावात दे देता है, अभावात। ठीक है, इसलिए चीजों को जो ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ भावात है न कि अभावात। अब यहाँ पे जो है पुरुष की संख्या अनेक है या पुरुष बहुत या पुरुष के बहुत ज्यादा है, तो कैसे सिद्ध किया जा सकता है? कौन बताएंगे? आत्मा अनेक है कैसे? तो बताना चाहेंगे? आप सभी ने तो तर्क संग्रह तर्क भाषा तो पढ़ा ही होगा, वहां पे भी चीजें हैं। सभी अलग अलग टाइम में जन्म लेते हैं, अलग अलग टाइम में मरते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे क्या है, जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात पहला हेतु है जिसके आधार पे पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को सिद्ध किया जा सकता है कि पुरुष की संख्या बहुत है, आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा है। प्रतिनियमात ये एक शब्द है। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रतिनियमात इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट या व्यवस्था। ठीक है, या नियम। ठीक है, या विधि कह लीजिए।
सब इसी का अर्थ है। करण शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे? जो करण दिया गया है इसका क्या मतलब? जन्म मरण करना नाम। तो करण का क्या मतलब है यहाँ पे? कौन बताना चाहेंगे? करण का मतलब है कि इंद्रिय जो है इंद्रिय। इंद्रियों का प्रति नियम होता है। हाँ देखो, प्रत्येक हर किसी का जो है जन्म मरण और इंद्रियों का जो प्रयोग करना, ठीक है क्या, सबका अपना अपना एक निश्चित समय पर सबका क्या है, जन्म होता है, मरण होता है, साथ ही साथ प्रत्येक शरीर के आधार पर इंद्रियों का जो है हर कोई अलग अलग प्रयोग करता है। अगर ऐसा होने लगता है यदि कि किसी एक के पढ़ने पे सबका जीआरएफ होने लगता है इस संसार में, या एक के बैठने पे सभी बैठ जाते हैं, या एक के जन्म लेने पे सभी व्यक्ति का जन्म होने लगता है, या एक के मरने पे सभी व्यक्ति का जन्म होने लगता है, तो इस आधार पर फिर तो पुरुष तो एक ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जन्म मरण और इंद्रियों के आधार पे, इस नियम के आधार पे जो है पुरुष की संख्या क्या है, अनेक है, बहुत ज्यादा है। यानी सब पुरुषों का अलग अलग जन्म होता है, सब आत्माओं का अलग अलग मरण होता है, ठीक है। हर कोई जो अलग अलग समय पर जन्म मरण लेते हैं और अपने इंद्रियों का, कर्णों का, करण का मतलब यहाँ पे इंद्रिय, अपने नेत्र का, अपने ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का जो है अलग अलग प्रयोग करते हैं। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पुरुष की संख्या क्या है, अलग अलग है, बहुत ज्यादा है, बहुत है, अनेक है, ठीक है। पुरुष का मतलब यहाँ पे क्या है, आत्मा। दूसरा यहाँ पे कारण दिया गया अयुगपत, ठीक है, अयुगपत प्रवृत्ति। इसका क्या मतलब, जो यहाँ पे दूसरा रीजन दिया गया है, हाँ, अयुगपत प्रवृत्ति क्या मतलब है? कौन बताना चाहेंगे कि पुरुष जो है दूसरा, पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु है अयुगपत प्रवृत्ति, क्या मतलब? हाँ कोई बताएंगे? मैं बताऊं? इसमें ये हो सकता है भैया कि एक के बैठने से सभी बैठ जाएंगे, एक के उठने से। हाँ भैया मैं बताऊं? बहुत बढ़िया, हाँ बताओ बताओ। जैसे कि मतलब हाँ बोलो बोलो पूजन। पथ प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि जैसे कि अभी आपने कहा था ना कि जैसे किसी एक के कोई एग्जाम में बैठने से सारे लोगों का नहीं निकलेगा, या फिर एक के खाना खाने से सारे लोग नहीं खा लेंगे, या फिर मतलब एक मतलब वो कहने का मतलब है कि पुरुष अनंत है, तो अनंत लोग अनंत काम करेंगे, मतलब एक ही के करने से सारे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। यानी अयुगपत प्रवृत्ति का मतलब किसी एक के पढ़ाई करने पे, या किसी एक के बैठने पे, किसी एक के सोने पे, किसी एक के जीआरएफ की तैयारी करने पे सबका नहीं हो सकता, सबका होता ही नहीं है। तो ये क्या अयुगपत प्रवृत्ति, यानी सभी जो है, सभी आत्माएं या सभी पुरुष जो है एक साथ जो है एक ही समय पे सारे कार्य नहीं करते हैं। सबका जो है बैठने का, सोने का, खाने का, पढ़ाई करने का सबका अलग अलग समय है। सब जो है अलग अलग समय पे या अलग एक साथ कभी भी किसी भी कार्य विशेष को नहीं कर पाते, या फिर एक ही पुरुष के करने पे सभी पुरुष का जीआरएफ हो जाए, या सभी एक इंसान बैठ रहा है तो सभी इंसान बैठ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इस आधार पर भी क्या देख रहे हैं हम, पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को सिद्ध किया जा रहा है। तीसरा हेतु है यहाँ पे जो गुण्य विपर्यात, पुरुष में जो तीनों गुणों का अभाव होता है, इस आधार पर भी हम जो है पुरुष की जो है सत्ता सिद्ध किया जा सकता है। तो यानी पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए, पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए तीन हेतु, एक तो जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात, दूसरा है अयुगपत प्रवृत्ति, और तीसरा है त्रिगुण्य विपर्यात, ठीक है। यानी सबका जन्म मरण और इंद्रियों का प्रयोग करने का जो है वो अलग अलग होता है। सभी जो है किसी एक कार्य के लिए सभी का एक साथ प्रवृत्ति नहीं होता, हर कोई एक साथ जो है किसी कार्य विशेष में नहीं लगते हैं। और तीसरा हेतु है कि पुरुष में जो है तीनों गुणों का अभाव होता है। तो इस आधार पर जो है पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को सिद्ध किया जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन हेतु जो है पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को सिद्ध कर पाता है, या फिर कौन नहीं कर पाता है, अस्ति या नास्ति करके आपको दिया जा सकता है। ये जो कारिकाएं हैं ध्यान रखेंगे, जिसके द्वारा जो है पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को सिद्ध किया जा सकता है। यानी अभी तक हमने देखा कि पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को सिद्ध करने वाले तीन कारण है। ये तीन कारण कौन कौन से ध्यान रखेंगे। इससे पहले हमने देखा पुरुष की सिद्धि कैसे हो सकती है, इनके पांच हेतु कौन कौन से हैं ये देखा। इससे पहले फिर हमने देखा कि जो अव्यक्त है वो किस प्रकार से तीनों गुणों का आश्रय बनाकर जो है अलग अलग 23 प्रकार के तत्व विशेष उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि कारिकाओं में किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं।
नहीं तो फिर हम लोग आगे की कारिकाओं को देखेंगे। क्लियर है? हाँ वे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो डिम्पल पढ़ना इसे। सभी से क्वेश्चन है यहाँ पे, तस्मात शब्द किसके लिए आया है? तस्मात् विपर्यास्त सिद्धम। पुरुष के लिए। पुरुष के लिए? पुरुष के लिए नहीं सर नहीं, तस्मात। एक मिनट रुको सुजाता, एक मिनट रुको। हाँ आगे पढ़ना है डिम्पल, मैं पूछ रहा हूँ सभी से। तस्मात् विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य हाँ कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टुत्वं कर्तृभावश्च। हाँ, इसमें तस्मात शब्द किसके लिए है डिम्पल? यह पुरुष के लिए होगा। अच्छा पुरुष के लिए, चलिए डिम्पल के अनुसार तो पुरुष है। कोई और बताना चाहेंगे? एक मिनट। हाँ कौन सर जो बताएंगे? त्रिगुण से रहित पुरुष है उसके लिए आया है सर ये। हाँ तस्मात का मतलब जो है त्रिगुण रहित, ठीक है, ये त्रिगुण है विपर्यास। ध्यान रखेंगे, ये जो तस्मात शब्द है ये 3 गुण जो है ना उसके रहित की बात की जा रही है, यानी त्रिगुण की बात की जा रही है यहाँ पे। यानी पुरुष कौन है, कौन त्रिगुण से रहित है? तो पुरुष। तो ध्यान रखिएगा तस्मात शब्द जो है गुणों की बात की जा रही है, ठीक है। अगली कारिका जो है ये भी जो है पुरुष की विशेषताओं को बताता है, ठीक है, कि पुरुष में तीनों गुणों का अभाव होता है। तो इसके अतिरिक्त पुरुष के और क्या क्या विशेषता है? तो ये कह रहे हैं कि पुरुष में आत्मा में जो 3 गुणों का जो अभाव होता है, इसके द्वारा उसमें ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सभी सभी इसके गुण है। इससे पहले जो हम लोगों ने उसके और भी बहुत सारे गुण विशेषताएं देखा, याद है किसी को उसके और कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कौन बताएंगे कि पुरुष के और भी जो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सामने लिखा हुआ भी है। जब हम लोग व्यक्त अव्यक्त के बीच में क्या क्या कॉमन है वो देख रहे थे, तो उसी समय हमने ये भी देखा था कि पुरुष की विशेषताएं ये भी है। तो बताएंगे कि पुरुष की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हम लोगों ने पहले की कारिकाओं में पढ़ा है? किसी को याद नहीं है? सर सक्रिय है वो, और सक्रिय हेतु सक्रिय। पुरुष की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर 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 वो व्यक्त होगा। हाँ सर वह विवेकी है, प्रशमधर्मी है, सॉरी अप्रशमधर्मी है सर। जो पुरुष है वह अप्रशमधर्मी है, विवेकी, चेतन है, और वो गुणों से रहित है, गुणातीत है। ये सारी उनकी विशेषताएं थी। चलो बहुत दृष्टत्व है। चलो बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से एक तो वहां पे हमने पुरुष की विशेषताएं देखा, और अब यहाँ पे इस वाली कारिका में तीनों गुणों का अभाव होने से पुरुष में और कौन कौन सी विशेषताएं हमें दिखाई देती है? तो पहला विशेषता है जो हमने पहले की कारिकाओं में पढ़ा, उसके अतिरिक्त हमें जो है पुरुष की विशेषताएं और भी हैं जिनमें ये कारिका बताया गया। पहला है साक्षित्वम। पुरुष क्या है? साक्षी है। कैसे? कौन बताएंगे? चेतन है इसलिए। यानी अचेतन तत्व कभी भी जो है किसी वस्तु विशेष को देख नहीं सकता है, साक्षी नहीं हो सकता। साक्षी का मतलब सबूत, यानी जो 23 प्रकार के जो तत्व हैं उनको कौन उपभोग कर सकता है, वो उनका कौन जो है देख सकता है, या उनका कौन साक्षी बन सकता है, ठीक है। तो यानी पुरुष क्या है, जो पहले की विशेषताएं उनके अतिरिक्त जो है पुरुष क्या है, सभी तत्वों के लिए, सभी 23 प्रकार के तत्वों का जो है साक्षी करता है, ठीक है, देखता भी है। अर्थात वो चेतन पदार्थ होगा वही 23 प्रकार के तत्वों को देख सकता है इस संसार में। अब जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो आपको देख नहीं सकते हैं, ठीक है, या सॉरी पत्थर ले सकते हैं हम लोग। पत्थर क्या अचेतन है, अचेतन कभी भी जो है किसी भी चीज का जो है भोग नहीं कर सकता है, ठीक है, या फिर किसी चीज का साक्षी नहीं हो सकता है, या फिर किसी यदि आप कोर्ट कचहरी में देखते हैं भी तो साक्षी को या सबूत को बुलाया जाता है, ठीक है, वादी प्रतिवादी और कुछ चीज आपने जानते भी हैं। तो कोई चेतन पदार्थ ही क्या कर सकता है, किसी न किसी 23 प्रकार के पदार्थों का साक्षी बन सकता है। तो वो साक्षी कौन बन सकता है? वो पुरुष ही हो सकता है, क्योंकि इन
25 प्रकार के तत्वों में से सिर्फ चेतन कौन है? पुरुष ही है। ठीक है, इस आधार पे जो है साक्षित्व नामक जो गुण है वो पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है। पुरुष की एक विशेषता है, ये भी है साक्षित्व। किसके आधार पे? चेतन के आधार पे। पुरुष क्या है? 3 गुणों से रहित है, यानी पुरुष में किसी प्रकार का सुख दुख या मोह नामक जो है अनुभव या मोह नामक जो है, ठीक है, ये ऐसा अनुभव नहीं किया जाता। इस आधार पर जो उसमें कैवल्य प्रवृत्ति, जो हमने पहले भी देखा, कैवल्य की भावना उत्पन्न होती है। किसके आधार पर? गुण रहित के आधार पे। ठीक है, उसके बाद जो पुरुष की और क्या विशेषता है? माध्यस्थ या उदासीन या तटस्थ। कैसे पुरुष जो है उदासीन है या तटस्थ है या न्यूट्रल है? किस आधार पे हम कह सकते हैं कि पुरुष जो है न्यूट्रल है या मध्यस्थम है या उदासीन है या तटस्थ है? हाँ, कौन बताएंगे? पुरुष गुण रहित होता है इसमें। हाँ, जब गुण रहित है तो उसे ना दुख का अनुभव होगा, ना सुख का अनुभव होगा, न ही जो है मोह का अनुभव होगा। एकदम उदासीन रहेगा, तटस्थ न्यूट्रल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो माध्यस्थ या उदासीन या तटस्थ, ये भी क्या है? पुरुष की विशेषता है। किसके आधार पे? गुण रहित के आधार पे। अगला है द्रष्टव्य। ठीक है, द्रष्टव्य इसका क्या मतलब? दर्शन करने वाला या देखने वाला। हाँ, क्या मतलब इसका, कौन बताएंगे? जो साक्षी की बात हो रही थी ना भैया, साक्षी की जो बात हो रही थी, वही साक्षी दिखाई देने वाला, जो देख सकता है, जो चेतन, 23 प्रकार पत्थर नहीं जैसे। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी 23 प्रकार के तत्वों कौन दृष्टा बन सकता है? ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता प्रकृति खुद ही अपना दृष्टा बन जाए या बुद्धि खुद बन जाए या फिर ज्ञानेंद्रिय इत्यादि। तो उन सबको देखने वाला कोई ना कोई चेतन तत्व ही उस सबका जो है उपभोग कर सकता है, देख सकता है। फिर कोई दृष्टा जो है उसको देख पाएगा। तो इस आधार पे, चेतन के आधार पे जो है दृष्टत्व नामक जो है गुण, ये पुरुष की विशेषता है। तो अंतिम जो है अकर्तृ भावात, वो किसी भी चीज का जो है कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुष जो है किसी प्रकार के तत्वों को जो उत्पन्न नहीं करता है, या उससे पुरुष से किसी प्रकार के तत्व विशेष उत्पन्न नहीं होते। किसके आधार पर? अप्रसव धर्मी, यानी पुरुष किसी का भी परिणाम नहीं है, पुरुष को कोई भी उत्पन्न नहीं किया है। हाँ, बोलो बोलो, कोई कुछ कह देखने वाला। हाँ, 23 प्रकार के तत्वों को कौन देख सकता है या उसका उपभोग कौन कर सकता है? कोई ना कोई चेतन तत्व ही कर सकता है। ठीक है, इस आधार पे। और अकर्तृ भावात, यानी किसी पुरुष जो है किसी प्रकार के तत्वों को नहीं उत्पन्न करता है और नहीं पुरुष को कोई उत्पन्न करता है। ठीक है, इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि पुरुष क्या अकर्तृ भावात है, यानी करता नहीं है, पुरुष किसी भी तत्व को उत्पन्न नहीं करता है। इस आधार पर भी अकर्तृ भावात नामक जो विशेषता है, इससे भी पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है, पुरुष की विशेषता है। इससे पहले जो है हमने कारिकाओं में जो पढ़ा था पुरुष की जो विशेषताएं वगैरह, उसके अतिरिक्त ये सभी जो है ये भी विशेषता इसमें दिखाई देता है। अब आपको इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि कौन कौन से विशेषताएं हैं जो पुरुष से संबंधित है? अक्षित्वम, कैवल्यम, अमाध्यस्थ्यम, दृष्टत्वम या अकर्तृ भावात। ठीक, ये तो याद रखना ही है। इसके आधार पे है, ये भी ध्यान रखना है। चेतन के आधार पे, गुण रहित के आधार पे, ठीक है, चेतन के आधार पे और अप्रसव धर्मी के आधार पे उसकी कौन कौन सी विशेषताएं सिद्ध होती है। ये डायग्राम किसे किसे याद हुआ? मुझे भैया। सुजल को हो गया, और किससे हुआ? भैया हो गया। विशाल को हो गया। नितिन बाबू, सिंपल, सुजाता, आप लोग को हो गया भैया। हो गया? नेहा? जी भैया। हो गया? हो गया भैया। जी सर, आज छुट्टी थी मेरी। अच्छा, छुट्टी थी। चलो तो बताओ नेहा, कोई 2 विशेषताएं अभी जो हमने पढ़ा उसके संदर्भ में कोई 2 विशेषताएं बताइए। कोई 2 विशेषताएं पुरुष की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? नेहा बताओ। गलत बात नेहा, भाई पे ध्यान दो अच्छे से। चलो कामनी बताओ, कोई 2 विशेषताएं। साक्षित्वम, कैवल्यम, बहुत बढ़िया। दृष्टत्वम। ठीक है, बहुत बढ़िया। ईला बताओ। मैं बताऊं अब? हाँ, बताओ नेहा। सर मैं बताएंगी। हाँ, बताओ बताओ बताओ।
सर साक्षित्वम, कैवल्यम और माध्यस्थ्यम, दृष्टवम, आकृतीय भावश्च। आकृति भाव, बहुत बढ़िया, आकृति भावश्च। बहुत बढ़िया। हाँ इला बताओ पांचों। साक्षित्वं, केवल्यम्, हम्म आकृतिभावश्च, हम्म बहुत बढ़िया, आगे हो गया, कुछ छूट रहा है देख लो। भैया हाँ चलो, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा और ये भी याद रखेंगे किसके आधार भैया पर। एक डाउट भी है। हाँ बताओ इधर। भैया ये दृष्टत्वम और साक्षित्वम जो आप बताए थे, और दोनों में चेतना ही यूज होता है, मतलब चेतना ही यूज होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा एक बार इसे। साक्षित्व मतलब किसी चीज को साक्षी, साक्षी बनता हो किसी चीज का, तो साक्षी कौन बन सकता है, आप किसी के साक्षी के कौन हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो है तत्व, उनका इस प्रकार के जो तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, क्या साक्षी कौन बन सकता है, कोई ना कोई चेतन तत्व ही बन सकता है, ठीक है। अब साक्षी मान लीजिए कि संसार, जैसे कि आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, कोई आपको कहता है कि आपको विटनेस लेके आइए, ठीक है, तो यानी उस घटनाओं को देखने वाला कौन हो सकता है, ठीक है, कोई ना कोई चेतन तत्व ही होगा। इस आधार पे जो है चेतन के आधार पे साक्षित्व नामक गुण या विशेषताएं पुरुष की सिद्ध होती है। दृष्टत्व क्या होता है कि देखने वाला, लगभग एक जैसा ही है, ठीक है, दर्शक या देखने वाला, दृष्टा, ठीक है, या उसका अनुभव करने वाला, ठीक है, ये सभी जो है द्रष्टव्य नामक विशेषताओं को बताता है। तो ये कौन हो सकता है, कोई कोई चेतन पदार्थ ही हो सकता है जो 23 प्रकार के तत्वों को देख सकता है। तो दोनों तो सेम ही हो गया ना भैया? थोड़ा बहुत सेम ही है, ठीक है, बस ईश्वर कृष्ण जो है अलग अलग गुणों के आधार पर वर्णन किया। यहाँ तक पढ़ोगे या फिर आगे भी पढ़ना चाहोगे, या फिर रहने दूं आज? भैया जैसा आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। क्या कंटिन्यू करूं आगे? आधा घंटा चल सकता है और सभी बच्चे अगर रेडी होंगे तो मैं करूंगा। या तो फिर ये भी हो सकता है इंटरनल में पास हो जाए, जैसे आपकी इच्छा हो। जी सर। चलो राइटिंग पैड डिस्चार्ज हो गया, आगे दिख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, इतना ही रखते हैं। अभी बताओ संडे को छुट्टी चाहिए या फिर टेस्ट, तो लगता है आप सभी बच्चे रेडी नहीं है टेस्ट के लिए, तो ऐसा कर लो, टेस्ट जो अपकमिंग वीक में किसी दिन हो जाएगा, और बाकी मंडे को जो हम लोग बुद्ध चरितम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो अपकमिंग जो थर्सडे होगा उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है पुरुष जो है कर्ता ना होते हुए कर्ता जैसा प्रतीत होता है, ठीक है, कैसे जो है पुरुष पे जो है पुरुष अपना प्रकाश प्रकृति पर डालता है तो कैसे सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद जो है पुरुष का दर्शन किसके लिए होता है, केवल किसके लिए होता है। भैया 20 नंबर तक पढ़ा दीजिए ना, 20 नंबर तक पूरा हो जाएगा। हाँ चलो यहाँ पे 20 नंबर कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो सुजल पढ़ो से। तस्मात् तत् संयोगात् अचेतनम चेतनावदिव लिंगम गुणकृत गुणकर्तृत्व अपि तथा कर्ते वृत्ति उदासीनः। चलो बहुत बढ़िया। कर्तृ तो अपि तथा करते उदासीन। हाँ बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे सभी भवता उदासीन है ऐसा। हाँ सबसे एक प्रश्न है, इस लिंगम शब्द का क्या मतलब यहाँ पे, कौन बताना चाहेंगे, लिंगम शब्द का क्या मतलब? हाँ सर बहुत अहंकार ये सब होगा शायद। महत अहंकार, ओके। हाँ कोई और बताएंगे लिंगम मतलब यहाँ पे क्या है? जाता ने तो ये कहा महत अहंकार इत्यादि। कोई और बताएंगे? लिंग यानी कि पहचान। सूक्ष्म में अचेतन लिंग बोला गया है, तो इसमें ये होगा पुरुष के लिए। अच्छा लिंगम पुरुष के लिए नहीं, कोई और बताएंगे? शरीर के लिए क्या?
शरीर कौन सा शरीर, मतलब शरीर के लिए दो प्रकार के शरीर है, सूक्ष्म शरीर या सही जा रहे नहीं, हैं? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर का तो लिंगम का भी चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए सूक्ष्म शरीर, एक यहाँ पे लिंगम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें जो तस्मात शब्द है ना, तस्मात संयोगात अचेतनम चेतनावत इव लिंगम। तस्मात शब्द किसके लिए है? ये जो सर्वनाम शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया तस्मात? यहाँ पे ये बता दीजिए। पुरुष के लिए। पुरुष के लिए, ठीक है। उदासीन पुरुष के लिए। हाँ, यानी तस्मात संयोगात, यानी उस पुरुष के संयोग से। इसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि जैसे मैग्नेट जो है, ठीक है, यदि इसे कई वर्षों तक, ठीक है, एक मैग्नेट को और लोहे आयरन को, लोहा को जो है यदि आप सटा के रखेंगे, ठीक है, कई महीनों तक, तो धीरे धीरे जो है वो लोहा वाला जो पार्ट है, जो लोहा है, ठीक है, आयरन है, उसमें भी जो है चुंबक का या फिर मैग्नेट का क्या गुण आ जाता है, ठीक है। उस लोहे से भी आप किसी दूसरे लोहे को अट्रैक्ट कर सकते हो, आकर्षित कर सकते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से तस्मात संयोगात अचेतनम, उसी प्रकार से उस पुरुष के संयोग से, संगति से अचेतन। अचेतन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? किस अचेतन पदार्थ की बात की जा रही है यहाँ पे? चलो निषेध करने पे अचेतन पद आएगा, तो यहाँ पे अचेतन भी चेतना के समान जो है कार्य करने लगता है। तो यहाँ पे अचेतन पद किसकी बात की जा रही है? किस पदार्थ के बारे में कहा जा रहा है अचेतन प्रयोग? प्रकृति। प्रकृति, बहुत बढ़िया। तो पुरुष के संयोग से या पुरुष के संगम से या पुरुष के संगति से, पुरुष के प्रकाश के कारण अचेतन भी, यानी जो शुरुआत में प्रकृति क्या होता है, अनएक्टिव रहती है, ठीक है, निष्क्रिय रहती है, लेकिन जैसे ही पुरुष जो है प्रकृति के पास आता है या फिर अपना प्रकाश प्रकाशित करता है, तो जो अचेतन प्रकृति है वो भी जो है एक्टिव हो जाती है, चेतनावत, यानी चेतना उसमें उत्पन्न हो जाता है, इव लिंगम, ठीक है, यानी उसी प्रकृति से क्या होने लगता है, फिर 23 प्रकार के तत्व उत्पन्न होने लगते हैं, और जो 23 प्रकार के जो तत्व हैं आगे चल के लिंगम यानी सूक्ष्म शरीर का निर्माण करने में वो सहायक होती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लिंगम जो सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, स्थूल शरीर को निर्माण में कितने तत्व की आवश्यकता पड़ती है, वो सब देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तस्मात शब्द किसके लिए आया है वो ध्यान रखना। अचेतनम पद किसके लिए प्रयोग किया गया? लिंगम शब्द का मतलब यहाँ पर सूक्ष्म शरीर की बात की जा रही है। नीचे देखो, गुणे कर्तृत्व अपि तथा कर्तृव इव भवत्योदासीनः। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि पुरुष जो है प्रकृति के पास जाता है और अपना जो प्रकाश उसे देता है, तो यहाँ पे जो है प्रकृति को एक्टिव करता है, ठीक है। तो प्रकृति के गुणों का जो है कर्ता होने पर भी, ठीक है, फिर भी जो है पुरुष क्या होता है, उदासीन, ठीक है, फिर भी पुरुष जो है उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है, वो कभी भी कर्ता नहीं होता, बस कर्ता के जैसा प्रतीत होता है, बस, यानी एक जो है एक आभासी प्रतीत होता है। वास्तव में पुरुष जो है 23 प्रकार के तत्वों को उत्पन्न करने का कोई जो अपना श्रेय नहीं लेता है, ये कहना चाह रहे हैं। नीचे वाली कारिका भी इंपॉर्टेंट है कि पुरुष के कर्ता होने पर भी, पुरुष के गुणों का कर्ता होने पर भी पुरुष क्या है, उदासीन रहता है, बस कर्ता जैसा आपको अनुभव लगेगा कि पुरुष जब तक अपना प्रकाश उस पर न डालेगा तो प्रकृति एक्टिव होगा ही नहीं, बस आपको एक आभासी प्रतीत होता है। वास्तव में जो है पुरुष जो है किसी भी चीज का कर्ता नहीं होता, कर्ता कौन होता है, प्रकृति होता है, प्रकृति से सारे सभी 23 प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं। तो नीचे वाली कारिकाएं भी इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति के जितने विशेषता हैं उन सबका जो कर्ता होते हुए भी कर्ता इव, कर्ता के जैसा प्रतीत होता, वास्तव में कर्ता होता नहीं है, उदासीन। उदासीन कौन है? पुरुष की बात की जा रही है। तो इस कारिका में 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तस्मात शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? अचेतन पद किसके लिए प्रयोग किया गया? लिंगम शब्द का मतलब सूक्ष्म शरीर है, और उदासीन शब्द जो है किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? तो पुरुष की बात की जा रही है, ठीक है। गुणे कर्तृत्व अपि, ठीक है, यानी यहाँ पे प्रकृति की बात की जा रही है। 3-4 प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, इसके चर्चा हम लोग कल नेक्स्ट जो भी क्लास होगी सांख्य कारिका की, ये हम लोग फिर से इसको देखेंगे, और यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर सृष्टि का निर्माण करता है। यहाँ पे भी एक जो है उपमा दी जा रही है, ठीक है। तो आगे की कारिकाएं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी पढ़ेंगे। अब यहाँ से जो है ना 20 कारिका के बाद बहुत ही सिंपल कारिका है,
आपको कुछ विशेष यहाँ पे जो है बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट याद रखना होगा। यदि आप फैक्ट याद रखेंगे, आने वाली कारिका बहुत ही ईजी, यहाँ से लेकर कम से कम 30, 40, 50 कारिका तक कुछ भी नहीं है, बहुत चीजों को बस याद रखना है कि ज्ञानेंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रिय कौन है, बुद्धि का लक्षण क्या है, इत्यादि इत्यादि, कैसे जो है पंचवायु क्या है। तो जो मेहनत करनी होती है 20 कारिका तक ही होती है, उसके बाद जो है चीजें बहुत ही सिंपल होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ तक जो 20